और बहुत प्यारा टॉपिक आपका है ऑक्सीजन। देखिए इसमें क्वेश्चन एकदम निश्चित है, आता है। ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वर्ग 16 के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग 16 में इतने तत्व उपस्थित आपके पास हैं। कौन कौन है? एक ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। एक सल्फर है जिसकी परमाणु क्रमांक 16 होता है। एक सेलेनियम है जिसकी परमाणु क्रमांक 34 होता है। एक टोलेनियम है जिसकी परमाणु क्रमांक 52 होता है। और एक पोलोनियम है जिसकी परमाणु क्रमांक 84 होता है। इतने तत्व उपस्थित हैं वर्ग 16 में। कौन कौन? ऑक्सीजन है जिसका परमाणु क्रमांक 8, सल्फर का कितना है 16, सेलेनियम का 34, टोलेनियम का 52 और पोलोनियम का कितना होता है? तो पोलोनियम का 84 होता है आपका। उपलब्धता में बात करेंगे इसमें तो क्या क्या कहेंगे। देखिए ऑक्सीजन सबसे अधिक अधातु के रूप में इस पृथ्वी पर उपस्थित है। अगर बात करेंगे तो 21% आपका है, जिसका हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं। और जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वह जितने भी जंतु हैं, वो सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ही लेते हैं। यह वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन क्या होता है? पाया जाता है। कितना परसेंट? 21%। देखो सल्फर, सेलेनियम, टोलेनियम, पोलोनियम भी पृथ्वी पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। यानी पृथ्वी पर ये भी उपस्थित है। सल्फर भी उपस्थित है, टोलेनियम भी उपस्थित है, सेलेनियम भी उपस्थित है, पोलोनियम भी उपस्थित है पृथ्वी पर। ये बात आप याद रखेंगे। हालांकि सल्फर की उपलब्धता जो होती है 0.03 से लेकर 0.1% तक होती है। यह अयस्क के रूप में भी पाया जाता है सल्फर। और सेलेनियम तथा टेलुरियम सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। पोलोनियम जो होता है थोरियम तथा यूरेनियम खनिजों के विघटन से प्राप्त होता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। हालांकि एक और इसमें तत्व होता है जिसका नाम होता है लिबरमोरियम। लिबरमोरियम वो तो नहीं, माने उसका कुछ क्वालिटी नहीं ज्ञात है, इसीलिए इसको नहीं दिखाया गया है, लेकिन बाकी सबकी क्वालिटी आपकी उपस्थित होता है। लिबरमोरियम का नाम सुने होंगे, यह भी इसका तत्व है लेकिन इसमें उपस्थित नहीं है। तो ये बातें आप जरूर याद रखेंगे उपलब्धता में, आज सबको याद होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पास हम लोग कदम कर रखेंगे। कल आपने वर्ग 15 में देखा था कि यान एस और यान पी के ऊपर 3 होता है, लेकिन अगर बात इसकी करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यान एस पर 2 और यान पी पर 4 होता है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? वर्ग 16 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वर्ग 16 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपको याद हो रहा है, यान एस पर 2 और यान पी पर 4 होता है। माने यान आपके कक्षकों की संख्या है। अगर 2 यहाँ पर रहेगा तो यहाँ भी 2, यानी 2s पर 2 और 2p पर 4। 3 लिखोगे 3s पर 3 तो 3p पर 4। 3 आवर्त बताता है। 4s पर 2 4p पर 4। 5s पर 2 5p पर 4। 6s पर 2 6p पर 4। 7s पर 2 7p पर 6। ये बातें आपकी हुई आज। अब जब भी माने देखिए क्वेश्चन आपके पूछेगा कि वर्ग 16 के तत्वों का या ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का आवर्त सारणी में विवेचना कीजिए, तो ऐसा ही किया जाता है। उसके बाद से एक बात हो रही है परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या की। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकाल के देख ले हम लोग, जरा सोच के देखिए। ये ऑक्सीजन कितना है? 8 है। ऑक्सीजन कितना है? 8 है। तो 8 के लिए क्या लिखेंगे? 8 के लिए आप लिखिएगा ध्यान से। पहले आप हीलियम लिख लीजिएगा, सुनिए ध्यान से। पहले आप क्या लिख लीजिएगा, यहाँ बता देते हैं, हीलियम लिख लीजिए। तो हीलियम कितना लेके चला गया? 2 बाबू, 2 लेके चला गया हीलियम। हमारे पास कितना बच गया? 6। तो 6 बचा, तो यानी 2s पर 2 लिखेंगे, दूसरे का आवर्त का होता है। और यहाँ पर 2p पर 4 लिख लेंगे, पूरा 8 आपका हो गया। दिख रहा है? अरे 2 हीलियम का हुआ और 2 4 4 4 8 हो गया। इसी तरीके से अगर सेलेनियम का सल्फर का करना है तो आप नियान लिखेंगे। सल्फर के लिए नियान लिखेंगे। जब आप नियान लिखेंगे तो नियान का कितना होता है? 10 लेकर चला गया। तो अब यहाँ पर 3s पर 2 लिख लीजिए, 3p पर 4 लिख लिए, हो गया 16। 4 2 6। अब इसी तरीके से आप सेलेनियम का भी लिख सकते हैं। तो सेलेनियम का जब लिखेंगे तो यहाँ पर बताते हैं, सेलेनियम का जब लिखेंगे तो सेलेनियम का 34 है। तो आर्गन लिखेंगे तो आर्गन का तो 18 लेकर चला गया, लेकिन फिर भी अभी 16 बचा है। 16 बचा, तब 16 और 18 34 होगा। 16 18 कितना होगा? 34। तो देख लो इसको। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप, तक कैसे करेंगे देखिए। तो आर्गन तो लिख दिए, अब इसमें डी भी चाहिए। तो इसका मतलब 3 से एक डी आएगा, 3d पर 10 हो जाएगा, 4s पर 2 हो जाएगा, 4p पर 4 हो जाएगा, आपका बन गया इस तरीके से।
इसी प्रकार से आप इसका बताएंगे टेलुरियम का 52 होता है, टेलुरियम का जब का आता है 52 होता है, ये किसका हुआ है, सेलेरियम का है। अगर टेलुरियम का अगर 52 होता है तो इसका भी कर सकते हैं आप। इसका करने के लिए आप क्रिप्टॉन लिखेंगे, जब क्रिप्टॉन लिखेंगे तो 36 चला जाएगा, अभी भी 16 चाहिए आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 4D पर 10 होगा और 5PS पर 2 होगा, 5P पर 6 होगा। पोलोनियम है ये, पोलोनियम का कितना होता है, पोलोनियम की जब बात करेंगे तो इसका होता है 84। तो इसका मतलब अब लिखेंगे जीनान, और जीनान जब होगा तो 54, लेकिन 84 चाहिए, तो अभी भी आपको 30 चाहिए। तो 30 ये बता रहा है कि हमें यहाँ पर 4F भी आएगा, 5D भी आएगा। तो यहाँ पर 4F पर 14 लिख देंगे, 5D पर 10 लिख देंगे, 6S पर 2 लिख लेंगे और 6P पर 4 लिख देंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो सकता है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं। ये वर्ग है, किसकी बात हो रही है, तो वर्ग आपकी 16 की बात हो रही है। अब बात हमारी जो होगी परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या की होगी। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या की बात होगी। हम सभी लोग जानते होंगे कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है। भाई इसका तो मान लो 8 तो है, तो इसमें 8 है तो 2 कोष है, इसमें कितने हो जाएंगे, 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या आता है, बढ़ता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कोष किसे कहते हैं तो क्या जवाब देंगे जानते हैं, 1 मिनट। कोष कोई पूछेगा तो कहेंगे कि नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, देखिएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उसको कोष कहते हैं। और कोष की संख्या तो 4-5 होती है, K, L, M, N, O ये होता है। एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 2n स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। n का मान 1 रखेगा 2 रखेगा 8, तो 2, 8, 18, 32 K, L, M, N। कोई पूछा उपकोष किसे कहते हैं, तो कोष जो होता है, कोष छोटे छोटे भागों से मिलकर के बने होते हैं, उसी को उपकोष कहते हैं। कोष छोटे छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं, उसी को उपकोष कहते हैं। जैसे S, P, D, F ये उपकोष है, S भी उपकोष है, P भी उपकोष है, D भी उपकोष है, F भी उपकोष है। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और P में 6, D में 10, F में 14। तो आइए अब बात क्या होगी, बात आपकी हो रही है परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या की। तो भाई ऊपर से नीचे देखो लिखा गया है कि जब वर्ग में हम लोग क्या करते हैं, जब वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों का होता है, बढ़ता है। भाई आकार बढ़ेगा तो इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। आप परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़े होंगे कि नाभिक और अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले मान लो इतना पे थे, 2 ही कोष था, अब 3 हो गया, इतना पर हो गया, बढ़ गया, फिर 4 हो गया, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, सबसे ऊपर ऑक्सीजन होता है, उसके नीचे सल्फर, उसके नीचे सेलेनियम, उसके नीचे टेलुरियम, उसके नीचे पोलोनियम, उसके नीचे लिबरमोरियम। हालांकि लिबरमोरियम इसमें लिखा नहीं है। तो इस तरीके से ऊपर से नीचे आते हैं तो ये क्या होता है, इसका परमाणु आकार परमाणु त्रिज्या दोनों का आता है, बढ़ता है। आयनन एंथैल्पी की बात अब करेंगे। जब आयनन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता है। और सबको याद होगा कि अटैचिंग जितना अधिक रहेगा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन पास रहेगा, उसका आयनन एंथैल्पी उतना ही अधिक रहता है। ऑक्सीजन बहुत, उसका परमाणु क्रमांक कम है, नाभिक का बहुत पास रहता है, इसको अलग करने के लिए बहुत अधिक आयनन एंथैल्पी की जरूरत होती है। इसीलिए ऑक्सीजन की आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है। तनी सल्फर के पास तरेंगे तनी दूर हो जाएगा, अब हटाने के लिए तनी कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसका आयनन एंथैल्पी घट जाता है। तनी और सेलेनियम के पास जाएंगे तो और ही कम, टेलुरियम के पास जाएंगे तो और ही कम, पोलोनियम के पास जाएंगे तो और ही कम, लिबरमोरियम के पास जाएंगे और ही कम। तो इसलिए ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसका मान बढ़ता है। भाई लब्धि का मतलब लाभ होता है ना, ऊपर से नीचे आते तो बढ़ता है। विद्युतीयत्मकता का मान क्या होगा, घटता है। आप पढ़े भी होंगे, फ़ोन का नाम याद करिए, फ़ोन या FON, जाना में O आपकी ऑक्सीजन है जिसकी विद्युतीयत्मकता सबसे अधिक है, यानी ऑक्सीजन की विद्युतीयत्मकता सबसे अधिक है। सल्फर का आएंगे नीचे तो उससे कम, सेलेनियम का ही कम, टेलुरियम का ही कम, पोलोनियम का ही कम, लिबरमोरियम का ही कम। यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो जो आपके विद्युतीयत्मकता का मान क्या होता है, घटता है। भौतिक गुण देख लीजिए, गलनांक और क्वथनांक बढ़ता है, या तक जब ऊपर से नीचे आते हैं। भौतिक गुण में देखिए ऑक्सीजन और सल्फर दोनों अधातु होते हैं। हालांकि ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है, सल्फर आपके ठोस अवस्था में पाया जाता है।
माना ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं। ऑक्सीजन आपके गैस अवस्था में, सल्फर आपके ठोस अवस्था में। सेलेनियम और टेलुरियम दोनों आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं और दोनों आपके उपधातु हैं। सेलेनियम भी उपधातु है, टेलुरियम भी उपधातु है। और ये जो पोलोनियम होता है वो धातु होता है, लेकिन रेडिएटिव तत्व होता है। आप पढ़े भी होंगे, मैंने बात भी कहा था कि जब रेडिएटिव तत्व पर सुन लीजिए ध्यान से, या आज यहाँ पर जब पोलोनियम की बात आई है तो जो अनुभवी टीचर होते हैं यही सब बातें को बताते जो मैं बताने जा रहा हूँ। जब रदरफोर्ड ने अल्फा कण का प्रयोग किया था तो उस पर सोना के पतले पर अल्फा कण की बमबारी किया था, वो अल्फा कण इसी तत्व से निकल रहा था, पोलोनियम से। कल इसके जिक्र किया गया था स्कूल में, पूरा आपको मैंने बताया था। तब पोलोनियम धातु के द्वारा ही रेडिएटिव तत्व निकलता है, जाके सोना पे गिरता है, तब वह जांच करता है कि ये नाभिक है कि नहीं। बात समझ में इतना सब लोग बता देंगे। बोलो कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछ रहे कुछ सा। बात जब हो रही है ऑक्सीजन के परिवार के तत्वों के बारे में, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, और जिसका नाम होता है टीपो, याद रखिएगा। अब देखो बड़ा प्यारा सा एक टॉपिक आता है कि ऑक्सीजन का सामान्य व्यवहार से आप क्या समझते हैं। लिखिए इसके बारे में, तो आप लोग धुरंधर हैं, कोई आपका समस्या हो ही नहीं सकती है। कहेंगे कि ऑक्सीजन वर्ग सूर्य के सबसे छोटा तत्व है, देख रहे हैं ना, सबसे पहले आ रहा, सबसे छोटा ही तो है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। पहला बात आप कहेंगे। दूसरा ही बात कहेंगे कि यही एक ऐसा तत्व है जो गैस अवस्था में पाया जाता है, बाकी तो सब ठोस अवस्था में पाया जाता है। तीसरा ही कहेंगे कि इसकी विद्युत निर्वाहकता सबसे अधिक है, बाकी सबकी कम है। चौथा कहेंगे इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन जो होता है अन्य तत्वों की तुलना में असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन की तुलना में क्या करता है, असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है। बोला बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, कुछ बताएं, कुछ बता। बात हुआ आपको समझ में आया कि इसका आकार सबसे छोटा होता है और इसकी जो विद्युत निर्वाहकता होती है सबसे अधिक होती है, इसमें डी कक्षक नहीं पाया जाता है। आज जो ऑक्सीजन होता है वह गैस अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका जो गुण होता है अन्य तत्वों से इसका गुण क्या होता है, अलग होता है। अब ये ई लिखा गया जानते हो क्या है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16। माने ई का मतलब एलिमेंट होता है। यहाँ पर आप इसमें से ऑक्सीजन भी उठा कर रख सकते हैं, यहाँ से सल्फर भी उठा कर रख सकते हैं, सेलेनियम भी रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जहाँ मर तहाँ रख सकते हैं। जहाँ भी ई की बात हो रही है तो ई का मतलब ये होता है कि वर्ग सूर्य के तत्वों को उठा करके आप इसमें रख सकते हैं, जहाँ ई लिखा है, जहाँ एलिमेंट लिखा है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वर्ग सूर्य के तत्वों का क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराइए, वर्ग सूर्य के जो तत्व है इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराइए, या वर्ग सूर्य के जो तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराइए, जगह कहेगा क्वेश्चन। अगर मान लो कहता है हाइड्रोजन के साथ कराइए, तो हाइड्रोजन रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा, हाइड्रोजन रहेंगे, सल्फर भी रहेंगे, हाइड्रोजन रहेंगे, सेलेनियम भी रहेगा। माना हाइड्रोजन के नीचे दूर रहेगा, क्यों दूर रहेगा, इसके पीछे रीजन है। हाइड्रोजन ही चाहता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो हम अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का अंतिम में पूरा करने के लिए 2 चाहिए, इसीलिए यहाँ H2E हो जाता है। अगर यहाँ वो रखते तो H2O हो जाता, जल हो जाता, या जा सकते थे H2S होता था, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता। ऑक्सीजन से क्रिया कराइए, तो मान लो अब O है तो O से तो वो क्रिया करेगा नहीं। अब E की जगह पर S रख लीजिए तो SO2 बन जाएगा, जिसका सल्फर डाइऑक्साइड कहता है। अब SC रखेंगे तो SiO2 बन जाएगा, जैसे सेलेनियम डाइऑक्साइड कहता है। इसलिए सही X का मतलब होता है हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराइए। तेरे बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर खड़े होकर के, कल आप बोलेंगे यहाँ पर खड़े होकर के सब लोग। यहाँ X का मतलब होता है हाइड्रोजन। अगर आप चाहें तो आपको याद भी होगा, आप पढ़ के भी आ रहे हैं कि अगर आप ई की जगह पर ओ रख दें तो ओ, एक्स के पर देखो, एक्स के पर तो आप भी लिख सकते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन भी लिख सकते हैं, ब्रोमीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि सब वर्ग 17 के तत्व में आते हैं। तो यहाँ पर यस से अगर यस रखोगे तो Cl4 भी रख सकते हैं, इसका सल्फर टेट्राक्लोराइड कहेंगे। आप चाहे तो वो रख सकते हैं, ऑक्सीजन टेट्राक्लोराइड कहेंगे, चाहे तो आप यस रख सकते हैं, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड कहेंगे। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ई की जगह पर आप वर्ग सूर्य के तत्वों को रखो और एक्स की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन में से कोई एक रख दो। तो 3 तरीके के माने इसमें यौगिक बनते हैं।
अब बात जिंदगी प्राणवायु की है, जिसके सहारे आप जीते हैं, जिसके चलते कोरोना में लाखों लोगों की जान चली गई थी, तड़पते गैस के सिलेंडर के कारण जान चली गई। तो उस प्राणवायु के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस प्राणवायु को आप कैसे बनाएंगे? तब पोटेशियम क्लोरेट लेंगे, तो सब लोग सीख लो कैसे बनाना है। आपको प्रयोगशाला में पोटेशियम क्लोरेट लेंगे, जिसका सूत्र आपका होता है KClO3। KClO3 के का है बताइए? के आपका पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड कहते हैं, या पोटेशियम क्लोरेट भी कह सकते हैं, क्लोरेट केवल क्लोरेट। अब इसकी ताप दे दो और मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करा दो। ताप माने गर्म करना पड़ेगा इसको। तो पोटेशियम क्लोराइड एकदम निश्चित मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है तुमसे ये दिल कह रहा है कसम से। तो KCl जो है अलग हो जाएगा, बहुत मोहब्बत होता है KCl में। और यहाँ से वो जो ऑक्सीजन आपके बाहर निकल गया। ऑक्सीजन के गुण की बात होगी तो रंगीन होता है। कहाँ कोई दिखाई दे रहा है कहाँ इसका रंग कैसा है ऑक्सीजन का? है तो सांस तो ले रहे हैं लेकिन दिखाई दे रहा है ना। गंधहीन, कोई गंध आ रहा है कहाँ? आप लोग गंध कौन लग रहा है ना? अब गाय मुँह तो गंध लगेगा, तो ये गंधहीन आपका होता है। स्वादहीन होता है, मीठा लगता है का? स्वादहीन लग रहा है, सांस लेते मुँह बाके देखला, खींच के देख, खींच तो नहीं, कुछ नहीं लगेगा। अगर मछली घुसे तो वो कहने लगेगा, मछली घुसे तो गजन। स्वादहीन होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। इसके 2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक? 2। एगो 8 देखो समस्थानिक मतलब जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये परमाणु भार अलग अलग होते हैं। आप नाभिक वाले पाठ में पढ़े होंगे इसको, मास्टर साहब से पढ़ाए होंगे। तो इसके 8 दोनों का परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग होता है। ये अनुचुंबकीय होता है। आप अनुचुंबकीय के बारे में पढ़े होंगे, बताएंगे कोई कैसे? कहेंगे ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अयुग्मित का मतलब अकेले इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित होता है, जोड़ा के रूप में नहीं होता है। इसीलिए जो ऑक्सीजन होता है वह कैसा होता है? अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। उपयोग तो जानते हैं लोग। औरतें जो होती है जलने की जब कोशिश करती है तो ऑक्सीजन को माने प्रहार अधिक हो इसके लिए माटी के तेल गिरा लेती है, पेट्रोल गिरा लेती है। झूठ है? तब दहन इसी को कहा जाता है। बात समझिए, चाहे कोनो चीज़ को जलाना है, जैसे देखना कि अगर लड़कियां जो होती है खाना बनाती है लकड़ी पर, लकड़ी का यूज करके, तब मिट्टी के तेल गिराती है। अब तो नहीं है, मिल रहा है। तो मिट्टी के तेल गिराने से ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलता है और धाएँ धाएँ जलता है आपका। कहीं आग लगाना है किसी के यहाँ, उसे घर को जलाना है, तो उसके ऊपर छिड़क करके आप माचिस की तीली बिक दो, तो ऑक्सीजन अगर रहेगा, जहाँ पर आग लगता है वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में आने लगता है और जलने लगता है। ऑक्सी एसिटिलीन का नाम सुना होंगे, बहुत बच्चे बिल्डिंग मार करके आ रहे हैं, इसमें से मारे भी होंगे, आगे मारेंगे भी, हो सकता है कि इंजीनियर बन करके जाएँ आप। तब बिल्डिंग मारने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसका नाम होता है ऑक्सी एसिटिलीन। और ऑक्सी जो एसिटिलीन होता है ये भी ऑक्सीजन से ही मिलकर बनता है, जिसको बिल्डिंग मारने का कार्य किया जाता है। और अस्पतालों में जब कोई खांसता है, किसी को खांसी आती है, ऑक्सीजन लेवल घट जाता है अस्पताल में, तो उसको ऑक्सीजन देने का काम भी जोरों शोरों से किया जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऑक्सीजन बहुत उपयोगी होता है। इसी ऑक्सीजन के जल में घुले होने के कारण जल में रहने वाले सभी जंतु जीवित रहते हैं, और ऑक्सीजन नहीं घुला होता तो जो जीव है वो जीवित नहीं रहते। उसके बाद से आप ओजोन के तब बारे में एकदम विस्तार सब अच्छा उपयुक्त। ओजोन तो बहुत विस्तार आपका होता है। ओजोन पहले जानिए समताप मंडल में पाए जाने वाला एक परत होता है। ओजोन एक गैस होता है। ओजोन एक गैस का जो होता है सूत्र O3 होता है, वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का प्रतीक है O3, माने O3 होता है, इसको O3 से प्रदर्शित करते हैं। ओजोन जो होता है 3 परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। आज याद करके जाओ तुम लोग, आज याद करके जाना है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इसको हम लोग O3 से प्रदर्शित करता है। ओजोन एक विषैला गैस है। अधिक मात्रा में सूंघ लेंगे, अधिक मात्रा में सांस लेंगे तो दमा संबंधी आपको बीमारी हो जाएगा। माने समझिए कि सांस में तकलीफ, नली वगैरह में तकलीफ आपका होना स्टार्ट कर देती है। आखिर ओजोन का निर्माण कैसे होता है? क्या अब ओजोन का निर्माण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। आप देखिए, आपके सामने लिखा गया है कि जब ऑक्सीजन पर O2 का मतलब ऑक्सीजन है, सूर्य की पराबैंगनी किरण पड़ती है तो ओजोन गैस का क्या होता है? क्या इस समय अगर ऑक्सीजन पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़े तो क्या ओजोन का निर्माण हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है।
क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और जब ये बना था इसमें पृथ्वी जलती हुई आग की एक गोला थी, बहुत अधिक ताप था, तब ओजोन परत का निर्माण हुआ था। इस समय निर्माण इसका नहीं हो सकता, उतना टेम्परेचर नहीं है। अभी ओजोन का निर्माण करने के लिए पराबैंगनी क्रिया पड़ती है, बन जाती है, लेकिन आप जानिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत लाभदायक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य ओजोन परत करता है। अगर वो डायरेक्टली हमारे त्वचा के ऊपर पड़ जाए तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, आंखों पर पड़ जाए तो आंखों की रोशनी जा सकती है, मोतियाबिंद रोग हो सकता है। वर्षा की जब जरूरत होगी तो वर्षा नहीं होगी, और जब नहीं जरूरत होगा तब वर्षा होगा। ये सब ओजोन की क्वालिटी आपकी है, ओजोन। लेकिन लगातार ओजोन परत की क्षय हो रहा है। इसका रीजन क्या है? देखो, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आपका है। क्लोरोफ्लोर जो कार्बन है, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, लगातार ये ओजोन परत के ऊपर जा रहे हैं, और ओजोन परत के ऊपर जाने के उसमें छिद्र कर रहे हैं। बात समझे? यह छिद्र की वजह से वैज्ञानिकों ने कहा है, ये कहाँ से AC, जब AC चलाते होंगे बाबू, आप बैठाते होंगे, जानते भी होंगे, तो उसमें से ये निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कूलर कुर्ती में लगा ला, कूलिंग करत रही, कूलर से भी यही गैस निकलता है CFC। इस तरीके से ये जितने भी गैसें निकलती है ओजोन परत में छिद्र करे, तो यही ओजोन के बारे में आपका होता है। समझे? बता सकते हैं आप लोग? आगे बढ़िए। सल्फर के अप्रूप, आपका अप्रूप के बारे में बताया गया था कि सल्फर जो होता है जब एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसी को हम लोग सल्फर का अप्रूप कहते हैं। जब सल्फर जो होता है एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इसको हम लोग सल्फर का अप्रूप कहते हैं। जैसे आपके पास अल्फा सल्फर है और एक आपका बीटा सल्फर है। सल्फर के 2 रूप हैं, इसलिए इसको हम लोग अप्रूप कहते हैं, एक अल्फा सल्फर, एक बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर कैसा होता है? पीले रंग का होता है, पीला रंग का होता है अल्फा सल्फर। इसका गलनांक 385.8 होता है और इसका विशिष्ट घनत्व 2.1606 होता है। ये जल में मिलाए, जल में उठा के डाल दो अल्फा सल्फर, कोनो अंतर ना पड़े। जगह ईंटा को उठा के डाले कोनो अंतर ना पड़ेगा, जहाँ तारा को उठा के डाले कोनो अंतर ना पड़े जल में। लेकिन यार को तो गलेगा तो कुछ टाइम नहीं लगेगा, तारा कहाँ बैठा गोल जीव। अगर ऐसा होता तो लोग स्नान करते, गलिए जाते, पंडित जब तो गल गए होते। हाई देखा कार्बन डाइसल्फाइड में विलय होता है, देखिए अल्फा सल्फर के लेकर जाओ, कार्बन डाइसल्फाइड के विलय उसमें डाल दो तो गल जाएगा। बीटा सल्फर आ जाओ, ये भी हल्का पीला रंग का होता है। इसका गलनांक 393 केल्विन होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.98 होता है। जल में विलय होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? विलय होता है। तब इसके बारे में आप बता सकते हैं। कौन दिक्कत है बताओ? 2-4 और हेडिंग है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, लेकिन टाइम तो ज़्यादा हो गया है। आइए सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में के पहले सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एक प्रकार का बहुत ही प्रमुख यौगिक होता है, जिसका समान सूत्र होता है SO2। और देखो, इसको बनाने के लिए सब सिंपल सी बात होगी, हम लोग सल्फर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जब दोनों को मिला देते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। सल्फर ले लो, ऑक्सीजन ले लो, मिला दो तो क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इसका गुण होता है तीखा गंध वाला रंगहीन गैस होता है, माने में बहुत हरा गंध आवेगा। दम घोटू होता है, दम घोटने लगता है, अरे बाप रे बाप, हैंगा होते हैं। रंगहीन होता है, कोनो रंग ना होता है इस चीज़ का, रंगहीन होता है, गैस अवस्था में पाया जाता है। देख लेना, ज्वालामुखी विस्फोट का नाम सुने हो? ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो ये गैस निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। देख लीजिएगा, कॉम्पिटिशन में पूछ देगा, जाएंगे बैठेंगे, पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड किस में से निकलता है तो कालिक हो गए ज्वालामुखी विस्फोट में। अचानक विस्फोट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हाँ, ये जल में क्या होता है? विलय होता है। ये जल में विलय होता है, तब सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है H2SO3। उपयोग देख ला, शर्करा के शोधन में, शर्करा माने 96 में लिखल बा। शर्करा माने चीनी के शुद्ध करे में, याद कर लेना, चीनी को शुद्ध करण में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड के। पेट्रोलियम के शोधन में भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। औषधि बनाने में भी किया जाता है। विष संक्रामक के नाम सुने हो? तलवार के नाम देखो, तलवार, चाहे तलवार चाहे जो भी चीज़ बा, चाहे डॉक्टर के पास जो भी सामान होता है ऑपरेशन करने वाला, तो उसमें जीवाणु होते हैं सब। जीवाणु को पूरा फिनाइल वगैरह गिरा करके नष्ट कर देते हैं, जीवाणु रहित बना लेते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं विष संक्रामक। मनुष्य में कोनो भी हथियार में जीवाणु है, जीवाणु को नष्ट कर देंगे तो उसको विष संक्रामक कहता है। अब आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। प्रबल अम्ल होता है, अगर गिरा दें तुम लोग के शरीर पर तो जल जाओगे, हम भी जल जाएंगे, तुम भी जल जाओगे। जा क्योंकि हमारे कान है ना, तलों को बाएँ कोड़ी बनाने के लिए देखो, संपर्क विधि में सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं,
वही में ऑक्सीजन मिला तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड लीजिए, ऑक्सीजन मिले सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। और सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए तो ओलियम बनता है। क्या बनता है? ओलियम बनता है। ओलियम में जल मिला दीजिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। अच्छा ये देखो, पहले ही सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लेकिन कम मात्रा में मिलाया जाता है, हैजा बहुत अधिक मात्रा में बनता है। संपर्क विधि द्वारा जो बनता है वो 96 से लेकर 98% का होता है, शुद्ध होता है। अब इसका गुण देख लो, ये प्रबल अम्ल होता है। ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। नीला लिटमस क्या करता है? लाल। ये द्रव ना पाया जाता है, ये रंगहीन होता है, ये जल में घुलनशील होता है। हजारों यौगिक बनाने में इसका उपयोग में देख लो, हजारों यौगिक बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, उर्वरक के रूप में, औषधि बनाने में। जाना देश में जितना अधिक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो देश उतना ही अधिक तरक्की करता है। जिस देश में जितना ही कम सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो देश बहुत ही कम तरक्की करता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जाना। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। H2SO7